हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति तिवारी सोशल साइंस कॉर्नर। जैसा कि हम सबको पता है, हम सब जानते हैं इस समय क्या चल रहा है, बोर्ड एग्जाम पैटर्न का ही डिस्कशन हो रहा है। चाहे आप स्कूल में अपने बात करिए, चाहे आप अपने कलीग से बात करिए, चाहे आप अपने फ्रेंड से बात करिए, सब वही चीज डिस्कशन में हो रही है कि कैसे पेपर होगा, क्या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि बोर्ड ने एग्जाम को 2 टर्म्स में डिवाइड कर रखा है। 2 टर्म्स में डिवाइड करने का मतलब है टर्म 1 एंड टर्म 2, राइट। टर्म 1 जो होगा हमारा, वो होगा हमारा नवंबर एंड दिसंबर में, राइट। एंड टर्म 2 होगा मार्च एंड अप्रैल, राइट। एंड ये टोटल ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यूज आएंगे इसमें, ये टोटल डिस्क्रिप्टिव है, सब्जेक्टिव है, राइट। अभी हालांकि हमारे पास क्या नहीं आया है, सिलेबस नहीं आया है, बट सिलेबस भी आ जाएगा, अभी आ जाएगा, जुलाई में ही आ जाएगा हमारा सिलेबस भी। तो उसमें क्या है, उसमें पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर हमारे इसमें है, टर्म 1 में है, कौन सा चैप्टर टर्म 2 में है। बट जब तक नहीं है तब तक हमें सोना तो नहीं है ना, आपको सोना नहीं है, आपको जाग जाना है, क्योंकि अब आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। आपके पास अगर देखा जाए तो टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के मिला के ओनली एंड ओनली 3 मंथ्स बच रहे हैं, बिकॉज जुलाई में आधा जुलाई निकल चुका है, 15 जुलाई हो गई है आज, राइट। और अब आपके पास बचता है अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, क्योंकि नवंबर और दिसंबर में तो एग्जाम ही होने हैं। तो अब आप ये भी मान के मत चलना कि पहले हम एमसीक्यूज तैयार करते हैं, बाद में हम डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव के लिए आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। दिसंबर तक एग्जाम होंगे, फिर मार्च एंड अप्रैल में आपका डिस्क्रिप्टिव टर्म 2 शुरू होगा। वो केवल आपके लिए रिवीजन टाइम होना चाहिए। तो आपको अपनी प्रिपरेशन ऐसे करनी है कि आप टर्म 1 और टर्म 2 दोनों की तैयारी करते रहिए। कहने का वो जो सिलेबस आएगा उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग मतलब हम कर सकते हैं, लेकिन अभी जब तक नहीं है तब तक तो हम सारी चीजें अच्छे से तैयार कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टर्म 1 की, कि आपको टर्म 1 के लिए कैसे पढ़ना है। एमसीक्यूज आएंगे, उसमें टोटल ऑब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यूज होगा, और उस एमसीक्यूज में क्या होगा कि मतलब अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, उसमें 4 ऑप्शन होंगे, उसमें आपको ओएमआर शीट पे राउंड कर कर भरना होगा, जो उसके बबल्स होते हैं ऐसे ऐसे करके आपको वहां पे फिलअप करना होगा, राइट। अब वो वहां पे आपको फिलअप करना है, ठीक है, लेकिन अगर इसमें आपका वो आंसर गलत हुआ तो वो आपका आंसर रॉन्ग, 1 नंबर आपके गए, यहाँ पे आपको 1 मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर ठीक है तो 1 मार्क्स मिल जाएगा, अगर राइट हुआ तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। तो ये मामला क्या है, आर और पार का है। बच्चे सोचेंगे कि ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव तो इजी होता है, इजी नहीं है बिल्कुल भी। इस मिथ को बिल्कुल निकाल देना कि आपको ऑब्जेक्टिव में मतलब आपके लिए इजी है, इजी बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज इसमें अगर आपका गलत होगा तो पूरा 1 मार्क्स चला जाएगा। वही जो हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था उसमें हमारा क्या होता था कि 1 वर्ड क्वेश्चंस आते थे। उन 1 वर्ड क्वेश्चंस में अगर हमने बच्चों ने मतलब लिखा है, थोड़ा सा लिखा है, थोड़ा सा नहीं भी लिखा है, तो भी उनको उसका हाफ मार्क्स मिल ही जाता था। या अगर हम 3 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करें तो उसमें बच्चे ने कुछ लिखा कुछ नहीं लिखा तो उसमें भी उनको थोड़े मार्क्स मिल ही जाते थे। बट इसमें एमसीक्यूज में ऐसा कुछ भी नहीं है। एमसीक्यूज में आपका रॉन्ग तो रॉन्ग, अगर आपके सपोज दैट 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में आपके 30 गलत हो गए या 40 रॉन्ग हो गए, तो आप 60 मार्क्स की ही कैटेगरी में आ पाओगे, वहां पर आप कहीं भी अपने मार्क्स को नहीं बढ़ा पाओगे। और अगर ये पेपर आपके स्कूल में ही होते हैं, घर पे नहीं होते हैं, तो इसका 50% वेटेज आपको मिलना ही मिलना है। इसको बिल्कुल भी 50% वेटेज जो है वो आपको मिलना ही है। इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, इसको बहुत सीरियस होकर पढ़ना है, राइट। चलो ये बात हो गई, हमने आपको बता दिया कि आपको किस तरह से पढ़ना है, दोनों चीजों को तैयार करते चलना है। एमसीक्यूज के लिए अब आपको करना क्या है, एमसीक्यूज के लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि एमसीक्यूज के लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या है, अपनी एनसीईआरटी की बुक्स जो हैं वो आपको हर चैप्टर, उसका जितना भी चैप्टर आपके स्कूल में कराया गया है, या आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, या आप यूट्यूब में देख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसको जो यूट्यूब में आप पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, तो भी आपको अपनी बुक का चैप्टर तो पढ़ना ही पड़ेगा। या आपकी क्लास में आपकी मैम पढ़ा रही हैं, वो चैप्टर में पढ़ा रही हैं, लेकिन उसके बाद आपको घर में फिर से उस चैप्टर को पढ़ना है। और एक एक लाइन, ईच लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हर लाइन जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। वैसे भी मैं आपको जब बताती हूँ, पढ़ाती हूँ, तो बोलती जाती हूँ कि इसमें इस तरह सा
एमसीक्यूज बनेंगे, इस तरह से इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, इस तरह से इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे, आपको बताते हैं और आपको क्वेश्चन के फॉर्म में तैयार भी कराते हैं। अब आपका ये काम है कि चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करना है और साथ में एक पेंसिल को लेकर रखना है। आपको जो भी लग रहा है कि ये इवेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या ये प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उसमें आप अंडरलाइन करते चलिए। आपको जो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है कि हाँ भाई इससे क्वेश्चन बन सकता है, उसको आपने अंडरलाइन कर लिया। ये आपने जब फर्स्ट टाइम बुक को रीड किया, ये तब की बात है, राइट। इसमें आपने सारा कुछ पढ़ दिया। अब बारी आती है, फर्स्ट हो गया हमारा, क्या हो गया, एनसीईआरटी की बुक्स को रीड करना, राइट। जो आपकी बुक चल रही है उनको रीड करना बहुत अच्छे से, राइट। एंड आफ्टर दैट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको वहां पे उस चीज का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, राइट, उसके बारे में बेसिक ही नहीं पता है आपको, तो आप कैसे उसको, केवल आपको रटना नहीं है क्वेश्चंस को, आपके कॉन्सेप्ट जब क्लियर होंगे तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसका तब आप एमसीक्यूज में आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज आप आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि फिर वहां पे डाउट्स आ जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है कि अच्छा हमें ये वाला ऑप्शन भी सही लगता है, हमें ये वाला ऑप्शन भी सही लगता है। बट ऐसा आपको नहीं करना है। कॉन्सेप्ट आप कैसे क्लियर करेंगे, आपके टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं आप उनसे पूछिए। यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं, कोई भी चैनल देख रहे हैं, मेरा चैनल देख रहे हैं या किसी और का चैनल देख रहे हैं, तो वहां पर आप उसको क्लियर कर सकते हैं। और साथ में जो भी आप कहीं पर और ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वहां पर आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट क्लियर जो है वो बहुत जरूरी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। एमसीक्यूज को आप एज ए हलवा मत लीजिएगा, राइट। अब जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो अब आएगा आपका, जो आपने ये वाला फर्स्ट पार्ट पढ़ा था एनसीईआरटी की बुक्स को रीड करना, उसके लिए अब आपका जो काम है वो काम क्या है, आपको एक रजिस्टर बनाना है, एक नोटबुक बनानी है, राइट। और उसमें क्या करना है, उसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यूज खुद लिखने हैं, खुद बनाने हैं। जो आपके टीचर्स प्रोवाइड करा रहे हैं वो एक अलग मैटर है, क्योंकि जो टीचर्स हमें प्रोवाइड कराते हैं हम उसको पढ़ लेते हैं, बट लेकिन जो आप खुद से बनाते हो, सेल्फ बनाते हो, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपके लिए क्या मतलब, वो आपको समझ में जल्दी अच्छे से आ जाता है और आपके माइंड में वो बैठा रहता है। क्यों बैठा रहता है, क्योंकि वो क्वेश्चन आपने खुद बनाया है, सेल्फ बनाया है, राइट। तो आपको अब जो आपका काम है वो आपका क्या काम होगा, आपके पास 4 बुक्स हैं, ठीक है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, हर सब्जेक्ट में, साइंस में भी होंगी बुक्स, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, सब में 2-2, 3-3 बुक्स हैं, 4-4 बुक्स हैं। उन सबके आपको क्या करना है, एक एक बड़ा सा रजिस्टर बनाना है, मोटा सा, और उसमें क्या करना है, उसमें आपको अपने एमसीक्यूज खुद लिखने हैं। जैसे आपने, अब इसको मैं क्लियर करती हूँ, जैसे आपने ये पढ़ा, ठीक है, बुक्स पढ़ी आपने इसमें अंडरलाइन कर रखा था पेंसिल से, वो अब आप क्या करोगे, वहां से क्वेश्चन के फॉर्म में आप लिखोगे अपनी नोटबुक में। जब आप अपने नोटबुक में सेल्फ क्वेश्चन लिखेंगे एमसीक्यूज में, वहां पे 4 ऑप्शन नहीं लिखने आपको कि क्वेश्चन लिखा फिर उसके आंसर लिखे। ओनली एंड ओनली आपने क्वेश्चन लिखा और उसका आंसर आपने लिख लिया, या केवल क्वेश्चन ही लिख के डाल दिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये आपको आपके एमसीक्यूज बनाने में बहुत हेल्प करेगा। फिर एमसीक्यूज कहीं से भी आ जाएगा, कैसा भी आएगा, आपको कहीं पे कुछ भी जाने की जरूरत नहीं है, राइट। और साथ में जो आपकी रेफरल बुक्स हैं उनसे भी आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जो भी आप करते हैं, रेफर करते हैं जो भी बुक को, ठीक है, उसको भी आप साथ में पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ना बेहद जरूरी है। जब आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको कहीं से कोई भी नहीं इसको स्टॉप कर सकता है, इस क्वेश्चन को बीट करने में, और आपके 100% मार्क्स इस तरह से आएंगे जब आप इस तरह से स्टडी करेंगे। ये 3 पॉइंट हो गए हमारे। अब आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, 4th वन जो है हमारा, ये तो आपने एमसीक्यूज क्वेश्चंस बना लिए, राइट। अब जो है हमारा 4th वाला पॉइंट है, अब आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कैसे करनी है, ठीक है। तो वो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस ऐसे करनी है, बहुत सारे ऑनलाइन चैनल्स पे टीचर्स अवेलेबल कराते हैं, एमसीक्यूज का पूरा एक वो रहता है, पूरी सीरीज रहती है, ठीक है। और मैं भी कोशिश करती हूँ कि एमसीक्यूज आपके लिए बना दूंगी, सो दैट कि आप लोगों को
काफ़ी यूजफुल रहे, लेकिन वो आपको अपनी प्रैक्टिस में करना है और उस प्रैक्टिस के लिए आपको अपना टाइम लिमिट बनाना पड़ेगा। जब आप टाइम लिमिट बनाओगे तब आप कर पाओगे, क्योंकि जो उसके बबल्स होते हैं उसको सर्किल करने में हमें टाइम लगता है, और जब वो हमें टाइम लगता है तो क्या होता है कि हम वहां पर उसको क्या नहीं कर पाते हैं, उतने अच्छे से नहीं कर पाते। वैसे भी आपका फर्स्ट एग्जाम होगा जो आप सर्किल करोगे, राइट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा होता है कि OMR शीट होती है और वहां पर आपको सर्किल करने के लिए दिया जाता है। तो इसमें भी आपको वैसे ही करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। मोर प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते ही रहना है। जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे और इसी बीच में जब आप बुक को रीड कर रहे हो तो उसी के साथ में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो इट मीन्स कि आपका सब्जेक्टिव भी तैयार हो रहा है, राइट। वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह उसके लिए हमारे पास बाद में टाइम है, वो हम बाद में कर लेंगे। अभी हम ये वाला काम कर लेते हैं। आपको लिखना है, पढ़ना है, बहुत मेहनत करनी है। और कोई डाउट हो तो आप मुझसे मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आई थिंक ये वीडियो यूजफुल आपके लिए रहेगा, और अगर आपको लगता है तो आप प्लीज़ इसको शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को। और थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।